हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्लड वॉल्यूम लंग्स वॉल्यूम और जो लंग्स कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और कुछ टेस्ट थे जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैनर, एमआरआई, इनके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती है, इसमें क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के बाद वहाँ से कुछ चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसी टेक्निक्स में इन्वेजिव टेक्निक्स में आती है, जो बॉडी के अंदर जाके वहाँ उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो इन्वेजिव टेक्निक्स में हम आज ये पढ़ने वाले इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी हो गया, और वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन हो गया, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, आर्टियल ब्लड गैस हो गया, ब्रोंकियोस्कोप हो गया, मीडिया स्टेनोस्कोपी हो गया, बायोप्सी और थोरियोसेंटिसिस, ये सारे के सारे टेस्ट आज डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे होते हैं इन्वेजिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं। इसमें हम यहाँ एक एक करके सारों सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि पॉजिट्रॉन इमर्शन टोमोग्राफी क्या होता है। तो जो इमर्शन टोमोग्राफी होता है, ये एक तो एडवांस इमेजिनेशन टेक्निक्स है, जैसे एमआरआई में हम पढ़ रहे थे। और बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू को क्या करने के लिए, उनके फंक्शन को स्टडी करने के लिए, और किस प्रकार से ये काम करता है इसका पता लगाने के लिए। न कि इसमें स्ट्रक्चर का भी पता नहीं लगता, इसमें किस प्रकार से वो ऑर्गन फंक्शन कर रहा है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने एमआरआई के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर 3D स्ट्रक्चर्स का पता लगा रहे थे। जो पॉजिटिव इमेजन जो इमिशन और टोमोग्राफी टेस्ट होता है, ये क्या होता है, एडवांस लेवल का होता है। इसके अंदर उसके फंक्शन का भी पता चलता है, मतलब इसका फिजियोलॉजी का भी पता चलता है, किस प्रकार से ऑर्गन काम कर रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि पेशेंट को हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर देते हैं। यूजुअली तो FDG एक जो फ्लूरोडियोक्सी ग्लूकोज होता है, वो एक जो ट्रेसर होता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है, वो दिया जाता है। ये क्या करता है, इसको हम किसी भी NS या ग्लूकोज के या किसी भी के साथ हम IV देते हैं इसको। ये एक्टिव सेल्स होती है, जैसे कैंसर सेल्स होती है, वो ज़्यादा ग्लूकोज का क्या करती है, ज़्यादा ग्लूकोज को यूज़ करती है। उसी क्या होता है, ट्रेसर से जो पॉजिट्रॉन निकलता है, ट्रेसर से पॉजिट्रॉन निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसे स्कैन डिटेक्ट करता है, 3D फंक्शंस इमेज बनाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जैसे ये जो ट्रेसर देंगे, इसके अंदर जो एक्टिव जो ट्रेसर है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर की बात कर रहा हूँ, ये हम इसके ग्लूकोज के साथ देंगे, और ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि ग्लूकोज जो कैंसर सेल्स होती है, वो कैंसर सेल क्या होती है, ग्लूकोज का क्या करती है, ज़्यादा इंटेक करती है, ज़्यादा यूज करती है। तो ये ट्रेसर वहाँ ज़्यादा जाएगा जहाँ इसको ग्लूकोज की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये कैंसर सेल के अंदर बहुत मतलब ग्लूकोज हाई अमाउंट में जाएगा। वहाँ जाने के बाद ये पॉजिट्रॉन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, और ये पॉजिट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, इस PET टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिट्रॉन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। ग्लूकोज उसी जगह जाता है जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि कहाँ कई बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, मतलब बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अगर जो हमने बाहर से जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज दिया है वाली FD फ्लूरोडियोक्सी ग्लूकोज अगर हमने ये दिया है, तो ये बैक्टीरिया जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होगा। जहाँ ज़्यादा यूज़ होगा वहीं ज़्यादा पॉजिट्रॉन निकलेंगे। अभी पॉजिट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस एरिया के अंदर पॉजिट्रॉन बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो उसका पता लगाने के लिए फिर किस प्रकार से ऑर्गन वर्क कर रहा है, क्योंकि अंदर पूरा ट्रेवल करता है ब्लड के द्वारा हर जगह, ऑर्गन के हर एक पार्ट के अंदर ये पॉजिट्रॉन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी 3D इमेज और उसका फंक्शन भी पता लगेगा किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। तो इसका समझ गए होंगे। इसका यूज़ क्या, इंडिकेशंस क्या है, तो इसमें कैंसर का पता लगाने में, ब्रेन एपिलेप्सी हो गया, एल्जाइमर डिजीज़ हो गई, ये स्टेजिंग और मेटास्टेटिस हो गया, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हो गए, हार्ट की जो मायोकार्डियम वायबिलिटी हो गई, इनका पता लगाने के लिए, ब्लड फ्लो हो गया, इसका पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सारे के सारे ओवरऑल बॉडी की ब्लड जहाँ जहाँ जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रेवल करता है। तो पूरी बॉडी में जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, जैसे कैंसर, ब्रेन, हार्ट, इन्फेक्शन, सब का पता लगाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये डिजीज़ को अर्ली स्टेज के अंदर, जैसे कि डिजीज स्टार्ट मतलब फर्स्ट स्टेज या स्टेज में आती है, उसी टाइम इसको डिटेक्ट कर लेता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है। ये फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन का भी पता लगा सकते हैं इसके द्वारा कि यहाँ ग्लूकोज का लेवल कितना है, कितनी ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ हो रहा है, फंक्शनल मेटाबॉलिक सारा। और जो PET जो टेस्ट होता है, उसको CT स्कैन के साथ क्या किया कंडक्ट करते हैं। PET टेस्ट के अंदर तो क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम उसको देते हैं, रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर देते हैं, लेकिन CT स्कैन के द्वारा उसको स्कैन कर लेते हैं। इसके साथ एक्यूरेट इसकी पता चल जाता है कि CT स्कैन प्लस PET दोनों टेस्ट हम क्या होता है साथ कंडक्ट करते हैं, तो एक्यूरेट डिजीज़ का क्या होता है पता चल जाता है क्या डिजीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ दी गई है, ये एडवांटेज है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन से रिस्क भी हैं, ये बहुत कॉस्टली टेस्ट है, मतलब यहाँ
कॉस्ट ज़्यादा लगती है इस टेस्ट की। रेडिएशन एक्सपोजर होता है इसमें, लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर किया जाता है, इसमें एक्सपोज होती है। ये प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है अनलेस एसेंशियल, अगर ज़रूरी है तो ही करेंगे, वरना इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। अब अनलेस एसेंशियल इसलिए लिखा है कि अब मान लो कि बेबी और मदर दोनों में से अगर मदर को बचाने के चांस है, मतलब इससे मदर को बचाया जा सकता है, तो इस टेस्ट को हम करेंगे। मान लो कोई सीवियर कंडीशन क्रिएट हो गई और मदर को कोई सीवियर डिजीज़ हो गई, उस कंडीशन में करना ज़रूरी है, चाहे बेबी बचे या ना बचे, मदर को बचाना उस टाइम पर ज़रूरी होता है, उस कंडीशन में कर सकते हैं। अब प्रोसीजर की बात करता हूँ। इसको ट्रेसर को हम इंजेक्ट करते हैं, सबसे पहले 30 से 60 मिनट तक उसको अपटेक वेट करवाते हैं और स्कैन, और इस मशीन के अंदर 20 से 30 मिनट तक इसको स्कैन करते हैं, तो ओवरऑल बॉडी का पूरे को स्टडी कर सकते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि 20 से 30 मिनट में ये ट्रेसर पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंच जाएगा, उसके बाद इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो पीईटी मशीन होती है इस प्रकार से होती है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब पर्पज़ ऑफ पॉजिट्रॉन, जो इसका पर्पज़ क्या हो सकता है, टोमोग्राफी पीईटी के जो मैंने ऊपर बताए वो के वही हैं, कैंसर डिटेक्ट करना, स्टेजिंग हो गया, या ट्यूमर का इसमें बोला ट्यूमर का साइज हो गया, किस प्रकार से फैल रहा है, एक्टिविटी चेक करना, ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पॉन्स असेसमेंट हो गया, इसमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद कैंसर एक्टिव है या नहीं है, इसको ट्रीटमेंट कोशिश करना, रिस्पॉन्स देखना कि कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, अर्ली डायग्नोस करना है, डिटेक्ट करना डिजीज़ को, ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, एलिवेट हो गया, सारे वही है, मैंने हिंदी का एक प्रकार सिम्टम्स से पहले डिजीज़ का पता लगाना, इसकी मीनिंग है ब्रेन डिसऑर्डर को इवेलुएट करना, इवेल्यूशन करना, कार्डियक असेसमेंट करना कि मसल्स विजिबल है या डैमेज हो गई है मायोकार्डियम विजिबिलिटी के द्वारा। इसमें अगर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन सेम वो कि वही पर्पज़ है, इनको थोड़ा मैंने हिंदी में लिखा है। अब अगले टेस्ट की बात करता हूँ मैं, सेकंड की, वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन, ठीक है, एक मिनट। इसके अंदर क्या होता है कि ये वेंटिलेशन का मतलब होता है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है। एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट का मतलब है कि जो लंग्स की जो एयर फ्लो है, न्यूक्लियर जो छोटी लेवल पर वेंटिलेशन, उसका पता लगाने के लिए, और ब्लड फ्लो मतलब इसको कहाँ कितना ब्लड फ्लो रहा है, परफ्यूजन का पता लगाने के लिए इसको किया जाता है कि जो एल्विलाई लेवल के ऊपर जो ब्लड का फ्लो है वो कितना, एयर का फ्लो कितना है, वहाँ पे ब्लड परफ्यूजन कितना हो रहा है, मतलब ब्लड का फ्लो कितना है, इन चीज़ का पता लगाने के लिए वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन किया जाता है। लंग्स को स्कैन करेंगे तो जो एल्विलाई और कैपिलरीज होती है वहाँ पे उस लेवल पे इसकी स्टडी की जाती है कि एयर का फ्लो कितना हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन करते हैं। पर्पज़ इसका ये होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब कि कहीं किसी प्रकार का पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है, कि कोई रुकावट या डिटेक्ट करना है, कि मोस्ट कॉमन यही यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं होगा, कहीं एल्विलाई या एयर के बीच में जो एयर जो चेंज हो रही है, एक्सचेंज की जा रही है, वहाँ पर किसी प्रकार का एम्बोलिज्म मतलब रुकावट तो नहीं आ गई, उसका पता लगाने के लिए। लंग्स में एयर ब्लड मिसमैच तो नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए कि मिक्स तो नहीं हो रहे हैं। प्री ऑपरेटिव लंग्स फंक्शन असेसमेंट, अब मतलब प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले इसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है। क्रोनिक लंग्स डिजीज़ हो रखी है, जैसे COPD हो गया, एम्फासिस, ये सारे के सारे टेस्ट चेक करने के लिए लंग्स को हम स्कैन करते हैं, इसके बाद इसका पता लगाया जा सकता है। इसीलिए इसको हम वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग्स स्कैन बोलते हैं। लंग्स स्कैन का मतलब लंग्स से रिलेटेड होगा। फिर होता है वेंटिलेशन हो गया, इसका मतलब वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा, मतलब एयर का, परफ्यूजन मतलब ब्लड से है। तो इसके हेडिंग के अंदर इसका पूरा का पूरा आप पता लगा सकते हैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसमें हो गया क्रोनिक हो गया। प्रिंसिपल क्या है इसका, वेंटिलेशन स्कैन करेंगे सबसे पहले तो पेशेंट रेडियो एक्टिव गैस होती है। अब वेंटिलेशन किस प्रकार से स्कैन करेंगे, जैसे कि हम उस ऊपर वाले टेस्ट में पीईटी के अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे रहे थे, वो ब्लड के अंदर जा रहा था। अब हम लंग्स स्कैन कर रहे हैं तो लंग्स तो तब स्कैन होगी, एयर तो कि तब एयर में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, जैसे कि हम वेंटिलेशन स्कैन करेंगे तो उसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव आप गैस देंगे। वहाँ हम तो FDG जो ग्लूकोज वाला दे रहे थे ना, डिऑक्सी ग्लूकोज, तो यहाँ पर हम गैस देंगे, गैस जाएगी, गैस जाने के बाद हम उसको स्कैन करेंगे तो उसमें क्या पता चल जाएगा, इनहेल करवाएंगे उसको तो पता चल जाएगा गैस प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में जा रही है नहीं जा रही है, इससे पता चल जाएगा। परफ्यूजन स्कैन में रेडियो एक्टिव जो ट्रेस हमने अभी दिया है उसको IV दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या कि हमने इनहेल करवाया, गैस के द्वारा पता चल गया।
अब ब्लड में परफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर देंगे अब इसके बाद ट्रेसर को आईवी के द्वारा, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर इसमें अमाउंट में इसमें एक्सचेंज हो रहा है या परफ्यूजन फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। इमेज कंपेयर की जाती है, मतलब इस टेस्ट के अंदर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। मैंने बोला प्री ऑपरेटिव के वक्त की क्या कंडीशन थी, बाद में अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है, उन दोनों इमेज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जैसे नॉर्मल वेंटिलेशन हो रहा है, परफ्यूजन कम हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। अब नॉर्मल तो वेंटिलेशन तो हो रहा था लेकिन परफ्यूजन कम हो गया, मतलब ब्लड फ्लो कम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एम्बोलिज्म मतलब ब्लॉकेज है। इसका मतलब तो यही होता है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। अब इसकी प्रोसीजर भी होती है, किस प्रकार से करते हैं। रेडियो एक्टिव गैस इनहेल करवाते हैं वेंटिलेशन वाली टेस्ट में, आईवी ट्रेसर इंजेक्शन देते हैं परफ्यूजन की कंडीशन चेक करने के लिए, और गामा कैमरा से इमेज को, जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट बताया, तीनों की इसमें प्रोसीजर की बताया। गामा जो कैमरा होता है उसी इमेज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब एडवांटेज ये था, सीटी स्कैन के साथ ही रेडिएशन मतलब अच्छी तरह से काम करता है, इससे पता लगता है। लिमिटेशंस यहाँ होती है, नॉन स्पेसिफिक इन सीवियर लंग्स डिजीज, कोई सीवियर लंग्स डिजीज होगी उसके अंदर ये काम नहीं आएगा। अवेबिलिटी लिमिटेड होता है, इसकी लिमिटेड अवेबिलिटी होती है कि इतने टाइम के लिए हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं। जो मैं परफ्यूजन वाली कर रहा था, परफ्यूजन जो फोर आर्म की जो वेंस होती हैं इनके अंदर हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये ट्रेसर होता है, ट्रेसर को इंजेक्ट करवाने के बाद इसको स्टडी करेंगे कि परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। एयर इनहेलेशन के लिए तुम एयर जो माउथ से या नोज से एयर देंगे उससे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इस टेस्ट को किया जाता है। तो हमने यहाँ दो टेस्ट डिस्कस कर लिए, वेंटिलेशन वाला और पीईटी वाला। ठीक है, पोजिट्रोन इमिशन टोमोग्राफी हो गया। अब मैं बात करता हूँ थर्ड वन, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब पल्मोनरी आपको पता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें लंग्स से रिलेटेड ही होगी। एंजियोग्राफी जैसे हम हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा एक डाई डालते हैं, डाई डालने के बाद वो पूरी हार्ट की वेन्स के अंदर जाके पता लगाती है कहीं ब्लॉकेज तो नहीं। इसी प्रकार यहाँ लंग्स के अंदर होगी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज एन इनवेजिव डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर होता है। इनवेजिव डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर यूज इन विजुअलाइजेशन द पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी की जो लंग्स की जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनको डायग्नोस पता लगाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, आफ्टर इंजेक्टिंग द कॉन्टैक्ट डाई, मतलब ये कॉन्टैक्ट डाई को हम इंजेक्ट करने के बाद इसको विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। मेनली टू डिटेक्ट पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म यही सेम वही चीज़ है कि यहाँ भी किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं है, तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए भी ये पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है। इवेलुएट पल्मोनरी आर्टरी एनाटोमी, तो इसमें पल्मोनरी जो आर्टरी होती है इसमें जो उसकी एनाटोमी को स्टडी करने के लिए, प्रॉपर इसकी जो आर्टरीज है वो चालू है या मतलब ब्लॉकेज तो नहीं है किसी प्रकार का, उसकी एनाटोमी को स्टडी करने के लिए। असिस्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अब इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर तो इसमें नहीं बढ़ा हुआ है, इसको चेक करने के लिए। आइडेंटिफाई आर्ट्रियोविनस माल फॉर्मेशन, मतलब आर्टरी जो होती है लंग्स की, वे सॉरी वेंस, आर्टरी और वेंस होता है ये माल फॉर्मेशन, मतलब अपना जो क्या बोलते हैं फंक्शन सही से कर रही है नहीं कर रही। इसका पर्पज़ यही है कि जो लंग्स की जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, उसको चेक करने के लिए कहीं से डैमेज ना हो या कोई डिफेक्ट ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो। ये सारी चीज़ें इसके लिए एक डाई डालेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ ये बना रहा हूँ कि ये पूरी लंग्स की क्या है, आर्टरीज है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ एक ब्लॉकेज डाल दिया, यहाँ एक मैंने ब्लॉकेज डाल दिया और मैंने बाहर से क्या किया, एक डाई इंजेक्ट करवाई। डाई इंजेक्ट करवाई तो वो डाई इधर भी चली जाएगी, यहाँ भी चली जाएगी, यहाँ भी चली जाएगी, यहाँ रुक जाएगी और यहाँ रुक जाएगी। तो इसका मतलब होता है इन दो ब्रांच के अंदर कोई ना किसी प्रकार का क्या एम्बोलिज्म है, इसका पता लगाने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए जो पल्मोनरी एंजियोग्राफी की जाती है, समझ गए। एक मिनट, ठीक है। पर इसमें जो प्रोसीजर होता है इसमें क्या किस प्रकार से इसको करते हैं, कैथेटर होता है वो इंसर्ट करवाते हैं यूजुअली वाया फीमोरल और जुगुलार वेन होती है। इसमें जो कैथेटर होता है वो इंजेक्ट करते हैं, आप फीमोरल हो गया जुगुलार वेन होगी, जैसे कि हमारा नेक होती है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से जुगुलार वेन से करवाएंगे या इस प्रकार से हमारे लेग होते हैं तो यहाँ फीमोरल आर्टरी से करवाएंगे। ये दो यहाँ से कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट डाई इंजेक्ट करते हैं इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी तक उस कैथेटर को ले जाएंगे, वहाँ पर ये डाई इंजेक्ट करेंगे।
फिर एक्सरे करेंगे और एक्सरे के अंदर चेक करेंगे किसी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि डाई वो एक्सरे के अंदर डिटेक्ट हो जाएगी। अगर जहाँ वो डाई नहीं जा रही इसका मतलब उसके आगे कोई ब्लॉकेज है, अभी जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी इसके अंदर प्रोसीजर इस प्रकार से करते हैं। अब एडवांटेज की बात करता हूँ तो ये कहता है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसका क्लियरली पता चल जाता है। और प्रोवाइड डिटेल वस्कुलर इमेज, तो इस डिटेल से उसकी जो पल्मोनरी के अंदर जो वेसल्स हैं उनका इमेज की भी पता लगा सकते हैं। अब लिमिटेशंस भी यहाँ देखने को मिले। इन्वेजिव प्रोसीजर है तो रिस्क होता है ब्लीडिंग का, हो सकता है इसमें रिएक्शंस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और रेडिएशन एक्सपोजर होता है। यहाँ पर एक्सरे करवाते हैं तो रेडिएशन एक्सपोजर भी होगा। अब जो मैंने भी बताया ये रहा कि नॉर्मली ये था, इसके अंदर इस प्रकार से विजुअल होती थी। फिर मैंने एक डाई डाली, डाई डालने के बाद एक तो कितना क्लियर विजिबल हो रहा है, तो इसको स्टडी इमेज से वस्कुलर इमेज भी पता लग जाती है। अगर मान लो कि ये सेम एक तो ये कंडीशन थी, फिर मैंने डाई डालने के बाद अगर यहाँ से आगे का पोर्शन वाइट रहता, इसका मतलब ये था कि यहाँ कोई ब्लॉकेज है, लेकिन ये ओवरऑल क्लियर है। तो इससे कंपेयर करके हम पढ़ सकते हैं डाई को। ठीक है, ये था पल्मोनरी एंजियोग्राफी का डायग्राम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एबीजी, आर्टियल ब्लड गैस। ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये आपको मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आ चुका है। अब बात करता हूँ एबीजी इज द डायग्नोस्टिक, जो एबीजी का मतलब हो गया आर्टियल ब्लड गैस। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में चला, एबीजी इज द डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड का टेस्ट सैंपल लेंगे, उससे डायग्नोस करेंगे क्या क्या, O2 का लेवल, CO2 का, बाइकार्बोनेट का, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, सारे के सारे डिटेक्ट करेंगे, पीएच कितनी है, ये आता है एबीजी के अंदर, आर्टियल ब्लड गैस। ठीक है, इसमें करेंगे ऑक्सीजन का लेवल हो गया, वेंटिलेशन कितना है, एसिड बेस बैलेंस देंगे, मतलब पीएच, ये सारे के सारे इसमें डिटेक्ट किए जाते हैं। अब बात करता हूँ पर्पज़ क्या है इसकी। इसकी बात करता हूँ असिस्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस का पता लगाने के लिए। इवेलुएट एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस पीएच होता है, मेटाबॉलिक हो गया, रेस्पिरेटरी ये जो पीएच होती है इसका पता लगाने के लिए। मॉनिटर ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेटर पेशेंट्स, वेंटिलेटर पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी का पता लगाने कितना इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन है। डिटेक्ट रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए भी ये किया जाता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ये पैरामीटर्स ये दिए गए हैं, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर इनको याद रखना आपको। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, इनको याद रखना आपको। इसमें तो पीएच होती है 7.35 टू 4.5 तक होती है। इसमें ऑक्सीजन का लेवल होता है 80 से 100 mmHg होता है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। CO2 का पार्शियल प्रेशर 35 से 45 mmHg होता है। बाइकार्बोनेट तो 22 से 46 होता है, 26 होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है 95 से 100%। ये इसका सेचुरेशन, अगर 100 से कम जा रहा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जितनी वैल्यू है इनको आपको कंफर्म याद रखना है, ये फिक्स रहती है। इनको हम बेस मान के पता लगाते हैं कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा किसका है, कम है, किस प्रकार से। ठीक है, इसकी बात करता हूँ कॉमन एबीजी डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस हो सकता है। ये सारे के सारे इसके अंदर क्या था, डिसऑर्डर्स होते हैं। अब सैम्पलिंग साइट कहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं, ब्रोंकियल से, फीमोरल से ले सकते हैं। अब रेडियल तो मैंने बता दिया था, सॉरी हाँ रेडियल, जैसे कि 4 आर्म होती है हमारी, ये जो एल्बो है, एल्बो से हमारी रिस्ट है। ठीक है, ये हमारी फिंगर्स हो गई यहाँ। ठीक है, ये हमारी रिस्ट, ये एल्बो। एक तो यहाँ पर होती है, उसको बोलते हैं ब्रोकियल, और यहाँ पर जो कि रेडियल, दो तो होगी। फीमोरल मैंने अभी बताया, जैसे कि हमारे लेग्स हैं, दोनों लेग्स इस प्रकार से। तो इस यहाँ इस जगह पर होती है जो फीमोरल आर्टरी होती है, इनसे हम इसका सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ टेस्ट की बात करेंगे, ब्रोंकियोस्कोपी। अब ब्रोंकियोस्कोपी क्या होता है, अब यहाँ समझ सकते हो, ब्रोंकियो मतलब जो हमारी ब्रोंकिया और उसकी स्टडी करेंगे यहाँ स्कोपी की, स्कोप ब्रोंकियोस्कोप के द्वारा यहाँ पर इसको डिटेक्ट इसका असिस करेंगे कि क्या इसमें दिक्कत है। तो ब्रोंकियोस्कोपी जो डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर होती है, इसका यूज़ होता है विजुअलाइजेशन द ट्रेकिया को विजुअलाइज करने के लिए, एंड ब्रोंकियल ट्री विद द हेल्प ऑफ द ब्रोंकियोस्कोप के द्वारा। ब्रोंकियोस्कोप की मदद से हम ट्रेकिया की स्टडी मतलब ट्रेकिया को विजुअलाइज करेंगे और इस ब्रोंकियल ट्री को देखेंगे। ब्रोंकियल ट्री को मतलब ये इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, ये पूरा ट्री बन रहा है। ठीक है, इसका पर्पज़ यही है कि डायग्नोस्टिक लंग्स इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए, ट्यूमर को, टीबी को, अगर किसी प्रकार का फोरिजन बॉडी यहाँ पर आ गई तो उसको पता लगाने के लिए कि कोई फोरिजन बॉडी ट्रेकिया के अंदर क्या है। सॉरी, आइडेंटिफाई ब्लीडिंग सोर्स,
हीमोपैथेसिस का मतलब होता है कहीं किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्रोंकियोस्कोपी करते हैं, ठीक है। टेक बायोप्सी, अगर हमें कोई सैंपल लेना है तो हमें जो इस प्रोसीजर कर रहे हैं, जो नोज या माउथ से जो कैथेटर अंदर डालेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, अंदर जाके वहाँ से सैंपल उठाएंगे, ब्रोंकियो एविलार लेवेज बोलते हैं इसको। ब्रोंकियो एविलार लेवेज का मतलब ये होता है कि वहाँ ब्रोंकिया के अंदर किसी प्रकार का लिक्विड या फ्लूइड जो स्टोर तो नहीं हो गया, लेवेज वहाँ जमा हो गया है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए। रिमूव सिक्रेशन एंड और फोरिजन बॉडी, इसको रिमूव करने के लिए भी ये करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ ट्रेकिया के अंदर कुछ है तो उसमें हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प कर, ये इसमें भी हेल्प करता है। अब टाइप्स की बात करता हूँ, ये तो फ्लेक्सिबल होता है कि रिजिड ब्रोंकियोस्कोपी, दो प्रकार की ब्रोंकियोस्कोपी, तो मोस्ट कॉमन फ्लेक्सिबल ब्रोंकियोस्कोपी हम करते हैं। अब इसमें प्रोसीजर किस प्रकार से ब्रोंकियोस्कोपी की जाती है, इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे और सेडेशन देंगे, मतलब जो नींद जो आराम जो इसमें क्या दिलाए, रिलीफ दिलाए, और एनेस्थीसिया देंगे ताकि वहाँ पेन ना हो इस प्रोसीजर के अंदर। ब्रोंकियोस्कोप पास करेंगे वाया नोज और माउथ के द्वारा, अगर नोज या माउथ के द्वारा इसको इंसर्ट करेंगे। एयरवे आर एग्जामिन एंड सैंपल कलेक्शन करेंगे, एयरवे को एग्जामिन करेंगे, जो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है इसमें, सीवियर हाइपोक्सीमिया हो सकता है, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया देने के बाद हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अनस्टेबल कार्डियक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्डियक कंडीशन भी अनस्टेबल हो सकती है। अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि हमने वो कैथेटर वहाँ इंसर्ट करवाया, या ब्रोंकियोस्कोप बोल सकते हैं, सॉरी, तो ब्रोंकियोस्कोप हमने वहाँ इंसर्ट करवाया, उससे जो हमारी ब्रोंकिया की जो वॉल्स होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की जो ब्लीडिंग हो सकती है इसके चुभने से, ठीक है। अब बात करता हूँ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, ब्लीडिंग इन द स्पूटम, हीमोपैथेसिस मैंने बताया कि ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, हाइपोक्सीमिया तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये जो ये करते हैं ब्रोंकियोस्कोपी इस प्रकार से होती है, इसके अंदर हम पेशेंट के अंदर ये इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आगे जाने के बाद इसको स्टडी करते हैं, ब्रोंकियोस्कोप हो गया। इज द यूज द व्यू ऑफ एयरवे एंड चेक इन द एबनॉर्मलिटीज़ को हम चेक करेंगे, सॉरी। ये सारी की सारी ये प्रोसीजर है, इस प्रकार से आपको इमेजिनेशन करना है कि किस प्रकार से होती है, डायग्राम से सब इजी जो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये क्या किस प्रकार से होता है। अब बात करता हूँ मीडियास्टिनोस्कोपी बात करूँगा नेक्स्ट। ये क्या होता है, मीडियास्टिनोस्कोपी इज एन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। यहाँ सर्जिकल होगी, अब यहाँ हम सर्जिकली करेंगे, यहाँ तो क्या कहता है किसी प्रकार का सर्जिकल नहीं कर रहे थे एयर से, या फिर हम कोई डाई इंजेक्ट करवा रहे थे, कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, सर्जिकल हो गया। प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन एंड बायोप्सी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकली लिम्फ नोड्स की स्टडी करने के लिए इन चीज़ों को हम करते हैं। पर्पज़ होता है स्टेजिंग ऑफ द कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए। डिटेक्ट द मीडियास्टिनल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, मतलब लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए। डायग्नोसिस सार्कोडोसिस एंड लिम्फ नोड। सार्कोडोसिस मतलब क्या होता है कि जो लिम्फ होता है वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनने लग जाते हैं, उसका पता लगाने के लिए। इवेलुएट मीडियास्टिनल ट्यूमर्स का पता लगाने, इवेलुएट हो गया मीडियास्टिनल ट्यूमर्स होता है उनका पता लगाने के लिए, इसके पर्पज़ है। इसकी बात करता हूँ प्रोसीजर किस प्रकार से होते हैं। डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देंगे सबसे पहले, फिर स्मॉल इंसिजन लगाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, और मेड अबव द सुप्रा स्टर्नल नोच होती है उसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम के यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यहाँ कट लगाएंगे, फिर वहाँ से इसको इंसर्ट करवा देंगे अंदर की तरफ, ठीक है। फिर लिम्फ नोड बायोप्सी टेकन, फिर वहाँ से हम लिम्फ नोड को उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकती है, तो सीवियर सर्वाइकल स्पाइन डिजीज हो सकती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, सॉरी प्रीवियस में मीडियास्टिनल सर्जरी जो रिलेटिव पहले हो थी उससे में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ सकता है। अब यहाँ कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे किस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, मतलब लंग्स के अंदर लिक्विड भर जाएगा तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो सकती है। रिकरेंट लेरिंजियन नर्व इंजरी हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, जो लेरिंजियन जो नर्व होती है जिसमें हम क्या हमारा लेरिंग्स होती है, जिसमें जो हमारा जो साउंड बाहर क्रिएट हो रहा है, निकल रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये वाली
इस प्रकार से प्रोसीजर की जाती है। मीडिया स्टेनोस्कोप होता है, इसको इंसर्ट करवाते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंसीजर लगाते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं, इंसीजन करते हैं, फिर इसको अंदर की तरफ हम जाते हैं। फिर जो तो आपको ग्रेन्यूल से, ये तो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट हो गया। जो आपको दिखाई दे रही है कि हमारे लिम्फ्स हैं, ये इनलार्जमेंट न्यूरॉन की स्टडी के लिए तो ये हम कर रहे हैं, तो ये लिम्फ्स नोड हो गया। एंटीरियर मीडिया स्टेनोक्लोमी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इंसीजर लगाएंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप एक बार इसको देख लेना, मीडिया स्टेनोस्कोपी हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम बायोप्सी क्या होता है। ये टेस्ट में जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाए सारे के सारे। बायोप्सी इज द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है इन विच द स्मॉल सैंपल होता है टिश्यू या सेल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी एंड द एग्जामिन माइक्रोस्कोपियल टू कन्फर्म डिजीज। इसमें क्या होता है कि वहाँ से सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद इसकी स्टडी करते हैं ताकि उस डिजीज़ का पता लग जाए। माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है। पर्पज ये होता है डायग्नोस्टिक, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को पता लगाने के लिए, या डिटरमाइन नेचर या ट्यूमर, जो नेचर ऑफ ट्यूमर का जो नेचर किस प्रकार से बिनाइन है या मेलिग्नेंट ट्यूमर है, किस प्रकार की ट्यूमर, इसका पता लगाने के लिए बायोप्सी करते हैं। ऐसी सीवीटी एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, तो सीवीटी का पता लगाने के लिए हम ये करते हैं। बायोप्सी, टाइप्स ऑफ बायोप्सी नेक्स्ट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बायोप्सी क्या होती है, नीडल कितने कितने प्रकार की थी। नीडल बायोप्सी होती है, नीडल के द्वारा वहाँ के लिक्विड या फ्लूइड जो सेल्स होती हैं उनको बाहर निकालेंगे, वो इसको बोलते हैं नीडल बायोप्सी। इनसीजनल बायोप्सी होता है, इसमें पार्ट ऑफ लीजन, इसमें थोड़ा सा पार्ट लेते हैं वहाँ का, और होता है। फिर होता है एक्सीजनल बायोप्सी का मतलब तो वॉल लीजन, वहाँ तो वॉल पूरा मतलब एरिया वहाँ से हम रिमूव करेंगे। एंडोस्कोपिक हो गया, अभी हमने पढ़ा ऊपर एंडोस्कोपिक बायोप्सी के बारे में, वहाँ से एंडोस्कोपी करके और वहाँ से सैंपल लेंगे। स्किन बायोप्सी तो मतलब स्किन से हम सैंपल लेंगे। अब प्रोसीजर किस प्रकार से होता है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देंगे, फिर द टिश्यू सैंपल को रिमूव करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और सैंपल को सेंड करेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर बात करता हूँ कॉम्प्लिकेशन, वही सेम, सब में सेम चलती है। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेन, रेयर ऑफ इंजरी इन द नियर बाई स्ट्रक्चर हो जाएगी कि यहाँ बायोप्सी कर रहे हैं तो इसमें रेयर रहता है, हो सकती है, लेकिन फिर भी नियर बाई ऑर्गन्स होते हैं या स्ट्रक्चर होती है, वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बात करता हूँ स्किन टेस्ट क्या आता है। स्किन टेस्ट अभी हमारे जो सारे आगे काम आने वाले, इसलिए मैं एक लेक्चर के अंदर कवर करवा रहा हूँ ताकि बार बार चीज़ें आएँ तो हमें बार बार ना पढ़नी पड़े, एक साथ ही पढ़ लें। तो स्किन टेस्ट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन विच ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्किन एंड असिस्ट द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर एंटीजन्स को बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसके स्टेटस को चेक करते हैं। अगर प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स है, इसका मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर इम्यून रिस्पॉन्स वीक है तो यहाँ पर क्या जाएगी, रिएक्शन होगी। तो आई थिंक इसका पता लगाने के लिए स्किन टेस्ट करते हैं। पर्पज़ होता है डिटेक्ट द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया, तो जो मोन्टेक्स टेस्ट करेंगे, जो क्या कहते हैं टीबी के लिए हम करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट, ये पर्पज़ है स्किन टेस्ट का। आइडेंटिफाई एलर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्किन टेस्ट करते हैं। असिस्ट द इम्यून स्टेटस का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। डायग्नोस द सर्टेन इन्फेक्शन डिजीज, कोई सर्टेन डिजीज हुई है उसको पता लगाने के लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्किन टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। इंट्राडर्मल हो गया तो मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं, इंट्राडर्मल करेंगे। फिर होता है स्किन प्रिंक टेस्ट हो गया, जो एलर्जी टेस्ट के लिए करते हैं। और होता है पेच टेस्ट हो गया, उसमें कहते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, स्किन जो स्किन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे इसके टाइप्स होते हैं। कौन सा मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे मोन्टेक्स, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इंट्राडर्मल होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात करता हूँ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये टेस्ट करने से पहले हम स्किन को वहाँ से क्लीन करेंगे, फिर एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे, फिर जो रिएक्शन होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम होता है, हर टेस्ट का अलग अलग टाइम होता है, किसी का 1 घंटे, किसी का 48 घंटे, किसी का 2 घंटे, किसी का 10 घंटे। उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। इंटरप्रिटेशन का होता है, इसमें रेडनेस हो रही है कि नहीं हो रही है, स्वेलिंग हो रही है इन ड्यूरेशन, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर इस ड्यूरेशन के दौरान ये अगर सारी कंडीशन हो रही तो पॉजिटिव होगा। या साइज ऑफ इन ड्यूरेशन मेजर करेंगे, मतलब जो हमें टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर इसकी साइज़ में डिफेक्शन, मतलब डिफरेंस आ रहा है कि 5 mm से 10 हो गई, 10 से 15 हो गई, तो हम साइज़ को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, लोकल पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, तो हम 4 आर्म में देते हैं तो वहाँ लोकली पेन होगा ना, रेडनेस हो जाएगी यहाँ पर। रेयर ऑफ सीवियर एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकती है इतनी दूर में। तो अब हमारा मेन पर्पस था मोन्टेक्स टेस्ट।
मोन्टेक्स टेस्ट इज ए डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट यूज डिटेक्ट द ट्यूबरक्लोसिस को पता लगाने के लिए करते हैं। तो इन्फेक्शन बाय असेसिंग द बॉडी सेल्स मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स का पता लगाने के लिए जो ट्यूबरक्लिन के रिस्पॉन्स मतलब ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है और ट्यूबरक्लिन का पता लगाने के लिए मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, टेस्ट का नाम है मोन्टेक्स। यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार मोन्टेक्स मतलब एक थोड़ा सा एक व्हील सा एक मतलब इस प्रकार से साइज के अकॉर्डिंग व्हील बनते रहते हैं वहाँ पर, तो उसको मोन्टेक्स कहते हैं। पर्पज़ की बात करता हूँ तो डिटेक्ट लेटेंट या एक्टिव मतलब एक्टिव है या पैसिव है टीबी इन्फेक्शन, तो इसका पता लगाने के लिए। स्क्रीन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इसमें हाई रिस्क हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए। असिस्ट द एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एक्सपोज करने के लिए, तो इसका प्रोसीजर भी सबके अलग अलग होते हैं। 0.1 mm जो पीपीटी होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव वहाँ हम इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे। फिर तो वहाँ साइट, इसकी साइट भी होती है इनर स्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म मतलब एल्बो से लेकर रिस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसके अंदर हम इसको साइट पर वहाँ ये इंजेक्शन लगाएंगे। 0.1 ml ऑफ पीपीटी मतलब सोडियम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का। फिर स्मॉल व्हील्स वहाँ 6 से लेकर 10 mm तक वो व्हील्स बनेंगे, शुड भी अपीयर दिखाई देंगे हमें। तो रिजल्ट रीड आफ्टर 48 to 72 आवर, तो सबका टाइम अलग अलग होता है। अब बात करता हूँ इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेजर इन ड्यूरेशन हार्ड स्वेलिंग या नोट रेडनेस, तो इसका पता लगाने की इन ड्यूरेशन की अभी कंडीशंस हैं यहाँ पर देखना आप। अगर 5 mm से अगर वो व्हील ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगी। किन में पॉजिटिव होगी, जो HIV पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। अगर उन पेशेंट्स के अंदर ये जो मोन्टेक्स टेस्ट में जो व्हील बन रहा है अगर ये 5 mm से ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर टीबी में पॉजिटिव होगी। अगर 10 mm से ज़्यादा है, कौन से में, जहाँ हाई रिस्क ऑफ ग्रुप्स मतलब ऐसे एरिया में जो रहते हैं लोग जहाँ पर टीबी फैलने के चांस ज़्यादा हैं, उन लोगों के अंदर अगर 10 mm से ज़्यादा हो रहा है तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे टीबी में। और अगर जो व्यक्ति नॉर्मल या हेल्दी एकदम उनमें 15 mm से ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे कि इनमें टीबी है। तो अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं कब टीबी पॉजिटिव होती है। पहले से HIV या इम्यून कॉम्प्रोमाइज है तो ये 5 mm से ज़्यादा होने पर टीबी मानी जाएगी। तो अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ हम इंजेक्शन एक 4 आवर में इंजेक्शन देते हैं। फिर 48 से 72 घंटे के बीच हम इसको जो यहाँ पर ये व्हील बन रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे ये कितना है, कि ये 15 mm है, तो यहाँ 15 mm से ज़्यादा है तो टीबी क्या है, पॉजिटिव मानेंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये टेस्ट करते हैं। अब बात करता हूँ थोरासेंटेसिस, जो यहाँ का लास्ट टेस्ट है इन्वेजिव टेक्निक्स में। तो थोरासेंटेसिस क्या होता है, थोरासेंटेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो प्लूरल जो लेयर होती है वहाँ पर एरिया कोई भी किसी प्रकार से, इसमें डायग्राम है, ये डायग्राम देखना। अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो हमारा ये लंग्स था पूरा, ठीक है, इसमें जो प्लूरल एरिया था वहाँ पर क्या फ्लूइड था, वहाँ ये एरिया फ्लूइड फिल हो गया तो हमारा लंग्स क्या गया, ऊपर की तरफ कोलेप्स हो गया। पहले तो इतनी दूर में था ये, लेकिन ये यहाँ पर जो एरिया लिक्विड फिल होने के बाद ये ऊपर की तरफ कोलेप्स हो गया। तो डिस्पीनिया यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, और भी बहुत सारी कंडीशन यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ बताता हूँ, थोरासेंटेसिस द डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर होता है विच द फ्लूइड या एयर द रिमूव फ्रॉम द प्लूरल कैविटी यूजिंग द नीडल यहाँ इंजेक्ट करवा के हम एयर और फ्लूइड को रिमूव करते हैं। ये थेरापेटिक कंडीशंस होती हैं, प्रोसीजर होती है। सॉरी, पर्पज़ की बात करता हूँ तो इस बात करता हूँ डायग्नोस्टिक प्लूरल इन्फ्यूज़न हो गया, रिलीफ डिस्पीनिया, तो इसका पर्पज़ यही हो कि डिस्पीनिया से रिलीफ दिलाने के लिए हो गया। डायग्नोस करेंगे प्लूरल इन्फ्यूज़न को उसको, ठीक है। फिर डिटेक्ट करेंगे टीबी हो गया, हमारा मेलिजिनेंसी हो गया या इन्फेक्शन हो गया, इनको डिटेक्ट करने के लिए भी इसका पर्पज़ है। रिमूव एयर न्यूमोथेरिक्स कंडीशन, अगर मान लो न्यूमोथेरिक्स कंडीशन हो गई, न्यूमोथेरिक्स का मतलब है फ्लूइड का स्टोर होना, उस कंडीशन को हम रिलीफ दिलाने के लिए हम एयर रिमूव करते हैं, ये डायग्नोस्टिक होता है। इसका ब्रीफ मतलब किस प्रकार से करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं और लीन फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे की तरफ इसको झुका देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया उसको देंगे। उसके बाद फिर जो नीडल होती है इंसर्ट करवाएंगे, प्लूरल स्पेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। फिर होता है फ्लूइड या एयर होता है, इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। तो ये था थोरासेंटेसिस, सारे के सारे मैंने इनवेजिव टेक्निक्स थी, सारी की सारी मैंने आपको बता दी। लास्ट टेस्ट क्लास के अंदर हमने सारे के सारे टेस्ट पढ़े थे। तो ये हमने रेस्पिरेटरी जो
चैप्टर था, हमने स्टार्ट किया था डिसऑर्डर। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि जो हमारे आगे काम आने वाली चीज़ें वो हमने एनाटॉमी पढ़ ली, लंग्स के वॉल्यूम्स, कैपेसिटी पढ़ ली, टेस्ट पढ़ ली और इन्वेजिव टेक्निक्स पढ़ ली। ये 2 लेक्चर के अंदर हमने पूरा इसमें यहाँ कवर कर दिया पूरा, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, टेस्ट सब आ गए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ये जो डिजीज़ होती हैं लंग्स से रिलेटेड सारी की सारी। मेरा ये पढ़ाने का पर्पज़ यही था कि मैंने आपको ये डिटेल से एनाटॉमी टेस्ट सारे पढ़ाएं। अब जो भी डिजीज़ आएगी आपको पता चलेगा ये डिजीज़ कहाँ से क्रिएट हो रही थी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर के अब मेन जो डिजीज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।